नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, न्यूट्रिशंस इन अमीबा। आशा करता हूं कि आप सभी ने वो पिछले जो वीडियो है जो मैंने इस अध्याय का डाला है वो सब आप देख करके आए होंगे। क्योंकि हमने आप उस लेक्चर में, प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि जो न्यूट्रिशंस के स्टेप्स हैं वो कौन कौन सी है, वो कैसे कैसे फंक्शन करती है। उसके बाद हमने आपको अमीबा के फंक्शन के बारे में बताया कि अमीबा में ये जो न्यूट्रिशंस होता है कैसे होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशंस इन एनिमल में। हम करेंगे किसकी चर्चा? तो ह्यूमन बींग्स की, है ना। ह्यूमन बींग्स में हम न्यूट्रिशंस को पढ़ेंगे, मतलब प्राणियों में पोषण को पढ़ेंगे। प्राणियों में पोषण को पढ़ने का मतलब हुआ कि हम उसमें ये प्राणियों में पोषण कैसे होता है, किस किस स्टेप में होता है। देखिए, जो पोषण होता है उसके प्राणियों में भी जिस तरह से हमने अमीबा में 5 स्टेप्स को पढ़ा था, उसी ढंग से हम अपने बारे में भी, ह्यूमन बींग्स में भी वो 5 ही स्टेप्स होते हैं, है ना। उस 5 स्टेप्स में कैसे कैसे कौन कौन सी प्रोसेस होता है, कौन कौन सी एंजाइम्स काम करते हैं, किस किस प्लेस पे कौन कौन सी एंजाइम्स काम करते हैं, वो सारे को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारे जो डाइजेशन है, हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है, वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है बक्कल कैविटी से। देखिए, जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिशंस है ह्यूमन बींग्स में, जो न्यूट्रिशंस है वो ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशंस में कई सारे ऑर्गन्स शामिल होते हैं। क्योंकि हम मल्टी सेलुलर है ना। मल्टी सेलुलर में कई सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक ऑर्गन्स में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं, है ना। ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं जो इस न्यूट्रिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं उस सभी मतलब ऑर्गन्स को मिला करके एक सिस्टम का तैयार होता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ह्यूमन बींग्स में जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी फंक्शन होते हैं, उस पूरे ऑर्गन्स को मिला करके, उस एंजाइम्स को मिला करके एक सिस्टम तैयार हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम इस लेक्चर में उस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जो यहाँ पे वो मीटर्स, ये मीटर की स्पेलिंग गलती है। अब METRES मीटर्स ना। ये एलिमेंट्री कलर कितने 9 मीटर लंबे होते हैं, 9 मीटर लंबे होते हैं, है ना। इसको ठीक कर लीजिए। चलिए, अब देखते हैं न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव में पोषण, मानव प्राणियों में पोषण। बच्चों, मैंने बोला कि प्राणियों में जो पोषण होता है ना, वो प्राणियों में पोषण एक मतलब और कई सारे ऑर्गन्स के मिलकर के होता है, कई सारे ऑर्गन्स को मिलाकर के होता है। उससे एक सिस्टम तैयार होती है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स को हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, मानव में प्राणियों पोषण या फिर मानव का पाचन तंत्र। अब न्यूट्रिशंस जो ह्यूमन बींग्स में होती है वो कैसे होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स एलिमेंट्री कैनाल एंड द ग्लैंड्स। मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स किससे तैयार होता है? कई सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं और क्या होता है, और ग्लैंड से मिलकर के तैयार होता है ना। ये दोनों मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करती है। तो ये जो ऑर्गन्स है, इस ऑर्गन्स जो ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल कहते हैं, है ना। और ग्लैंड्स को ग्रंथियां कहते हैं। देखिए, हमने वही लिखा है, मनुष्य में पोषण या मानव पाचन तंत्र के द्वारा होता है। द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट of the alimentary canal and its associate glands.
मानव पाचन तंत्र आहार नाल तथा उससे संबंधित ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है। चलिए, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को अब पढ़ रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग्स दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो दो चीज उसमें मिलकर के बने होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स। कौन कौन सी? एक एलिमेंट्री कनाल, दूसरा ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल और ग्लैंड्स। बच्चों, एलिमेंट्री ग्लैंड्स लगभग एलिमेंट्री कनाल जो है वो लगभग 9 मीटर लॉन्ग्स होते हैं, 9 मीटर लॉन्ग्स, है ना, फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस, है ना। याद रखिएगा कि मानव में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं। मानव में आहार नाल की लंबाई 9 मीटर लंबी होती है, लगभग 9 मीटर लंबी होती है। अब एलिमेंट्री कनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो बक्कल कैविटी आते हैं, एसोफेगस आते हैं, स्टमक आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये सारे ऑर्गन्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। तब ये पूरा मिलकर के ये और ये जो ग्लैंड्स है, कौन कौन सी? सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज, ये दोनों अलग अलग प्लेस पे अलग अलग फंक्शंस के जरिए पूरे भोजन को, पूरे फूड्स को डाइजेस्ट करती है ना। ये दोनों जब एक साथ फंक्शन करने लगती है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट होती है और इस तरह से मानव में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए, बक्कल कैविटी क्या होता है? मुख गुहिका, ये जो हिस्सा है हमारे माउथ के अंदर, ये कैविटी मतलब क्या होता है? गुफा। अब बक्कल कैविटी मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना, वो बक्कल कैविटी कहलाता है ना, ये बक्कल कैविटी है। अब एसोफेगस, बक्कल कैविटी के बाद वाला जो हिस्सा है, बक्कल कैविटी के बाद वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं एसोफेगस। इसे क्या कहते हैं? एसोफेगस। फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक मतलब हमारे लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों? जे के साइड, ये एसोफेगस क्या करती है? ऐसे ये यहां पे आकर के क्या, ये पेट जिसे आप कहते हो अमाशय, ये जे लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उसे हम अमाशय कहते हैं। फिर वहां पे भोजन वहां जाती है, फिर वहां से डाइजेस्ट होकर के वो फिर आगे निकल जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी भोजन का डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का डाइजेशन के साथ मैंने वहां पे पढ़ाया भी था कि वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे निचली वाले हिस्सा जो होता है इलियम, वहां पे क्या होता है? विलाय, है ना, ओलिनुमा संरचना होती है, वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, जो इतने भी न्यूट्रिएंट्स हुए वो एब्जॉर्ब कर लेती है और वेस्ट मटेरियल को कहां छोड़ देती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां छोड़ देती है? लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन से वो कहां चली जाती है? फिर उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर ली जाती है और फिर वहां रेक्टम में छोड़ दिया जाता है। रेक्टम मतलब होता है मलाशय। साय का मतलब क्या होता है? आशय का मतलब होता है कोई घर, कोई जगह। अब मलाशय मतलब जहां पे मल रखा जाए, है ना, जहां पे वेस्ट मटेरियल जमा हो, उसे हम क्या कहते हैं? मलाशय, रेक्टम। फिर दिन भर में जितने भी आप उसमें वेस्ट मटेरियल जमा होता है, आप शाम को जाकर के उसे थ्रू द एनस, ये जो एलिमेंट्री कनाल का सबसे लास्ट वाला पोजीशन है, उसे हम एनस कहते हैं, गुदा कहते हैं, है ना। ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद हम ग्लैंड्स पे आते हैं। ग्लैंड्स कौन कौन सी ग्लैंड्स इसमें भाग लेती है? तो सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स कहां होती है? हमारे बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड्स। याद रखिएगा, सैलिवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं, एक सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड्स। इसका हिंदी भी नाम यही होता है, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा, ठीक। उसके बाद होता है लीवर। लीवर को क्या कहते हैं? यकृत। हमारे शरीर का अगर पूछा जाए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड्स कौन सी है? तो यकृत है। इसके आगे लिख लीजिए लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है ना। उसके बाद पैनक्रियास। पैनक्रियास, यही पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम्स हैं, LAT, यहीं पे भोजन का संपूर्ण, इसी पैनक्रियास के थ्रू ही, इससे जो निकलने वाले जो एंजाइम्स है, इसी के मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में
भोजन का संपूर्ण पाचन होती है। इसके फंक्शन को हम अच्छे से बताएंगे। देखिए इसको रटिएगा नहीं, मैं जिस तरह से आपको बोलते हुए चले जाऊंगा, बस इसको आराम से सुनिए, आपको पूरे पूरे चीजें याद हो जाएगी। फंक्शन किस प्लेस पे कैसा फंक्शन होता है वो सारे चीजें याद हो जाएंगे। अभी तक की चीजें पहले तो समझ में आ गई कि हमारे जो न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स होता है वही, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किन दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो एलिमेंट्री कनाल और ग्लैंड से मिलकर के बना होता है। तो एलिमेंट्री कनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो बक्कल कैविटी आते हैं। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं, मुख गुहिका कहते हैं। सेकंड नंबर पर आता है एसोफोगस या फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप। यहाँ पे भोजन का कोई डाइजेशन नहीं है, भोजन का डाइजेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का, है ना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं पे हो जाता है। बट एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, बस फूड इसमें पास होकर के कहां जाता है, स्टमक में। स्टमक में, हमारे स्टमक में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकती है ना। फिर वहां पे भी डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनस। ये चीजें याद रहेगी क्या। चलिए अब हम थोड़ा सा बक्कल कैविटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। बक्कल कैविटी जो मुख गुहिका, हमारी इस मुख गुहिका में क्या सब है, हमारे इस मुख गुहिका में बक्कल कैविटी में क्या सब है। तो आप देखिएगा प्लेट्स, अपने जीभ को ऊपर और नीचे करिए, है ना। जब ऊपर और नीचे करिएगा तो कोई ऐसा प्लेस है जहां पे रोक देती है ऊपर जाने से, गुदगुदी सी हो रही होगी ना, तो वो जो प्लेट, वो जो यहाँ पे आप जीभ ऊपर और नीचे टच कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। प्लेट्स के बाद एक देखिएगा, मुंह खोलिएगा पूरी तरह से, मिरर के सामने खड़े होइएगा तो घंटी नुमा स्ट्रक्चर दिखे, घंटी जैसे बेल जो हिलती डुलती रहती फ्रीली, है ना, फ्रीली मूव करती है, वो उसे हम कहते हैं उबला। उसके बाद क्या पाई जाती है, उसके बाद पाई जाती है टंग। टंग होती है हमारे बक्कल कैविटी में। फिर टीथ होती है। देखिए ये हमने टंग का स्ट्रक्चर्स बना दिया है, कुछ समझाने की कोशिश किया। ये वैसे तो भैया मेरी डायग्राम बहुत ही गंदी है ना, लेकिन थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश किया आपको समझाने की। इसके देखिए हमारे जो टंग है, जीभ है, इसमें कई छोटे छोटे क्या है, पोर्स दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई देते हैं। ये बर्ड्स क्या कहलाती है, तो टेस्ट बर्ड कहलाती है। आपने जीभ को खोल के देखिए तो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, है ना। ये क्या कहलाती है, टेस्ट बर्ड कहलाती है। ये टेस्ट बर्ड क्यों, अब देखिए इसमें टेस्ट बर्ड का अलग अलग पार्ट्स है, मतलब टेस्ट बर्ड भी क्या करती है, तो इसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड है, तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेस्ट पता चलता है। जैसे हमने आपको दिखाया आगे के हिस्सा, सबसे आगे के हिस्सा जो है जीभ का, वहां पे स्वीट मीठा टेस्ट का पता चलता है। फिर साइड में, इससे ऊपर जब चलते हैं दोनों तरफ जीभ के इधर देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा मीठा का है। उसके बाद साइड में देखिएगा यहां पे, तो ये वाला हिस्सा साल्टी है। उससे ऊपर जब जाइएगा, उससे ऊपर तो खट्टा, दोनों तरफ खट्टा महसूस होगा। फिर सबसे नीचे क्या होता है, कड़वा महसूस होता है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आप लोगों ने मिर्ची खाई है ना, मिर्ची खाई है तो तीखा कहां लगता है, तीखा कहां लगता है, तो तीखा आप लोग मिर्ची खाते हो, तीखा बहुत ज्यादा अगर लग गया तो सडनली आप क्या करते हैं, चीनी खा लेते हैं, सडनली आप चीनी खा लेते हैं। तो क्या तुरंत उसकी चीनी से क्या उसकी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाती, क्या नहीं, खत्म नहीं होती होगी। क्यों नहीं खत्म होती होगी, क्योंकि देखिए आप टेस्ट जो कड़वा लगती है वो कहां लगती है, सबसे नीचे वाले हिस्से में, सबसे नीचे वाले में। तो कहोगे भैया कभी कभी तो मेरे को इस होठ में भी लगने लगती कड़वा, तो यहां पे नहीं, हम इसकी बात करें, टेस्ट की बात यहां पे बात करें। देखिए ये जो साइड वाला फंक्शन है ना, साइड वाला, वहां पे ये मिक्सर है सबसे नीचे। आप जीभ को सही से देखिएगा तो टेस्ट बड कुछ यहां से इस वाले हिस्से के ऊपर ही टेस्ट बड है, उसके नीचे टेस्ट बड नहीं है। लेकिन उस वाले जो जहां से बाउंड्री खींची गई है, जहां से टेस्ट बड प्रारंभ हुआ है, वहां से अगर वहां पे तीखा लग रहा है तो इसका मतलब वो बाउंड्री पे सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, है ना। लेकिन जनरली जो टेस्ट बड हमको कड़वा लगता है वो कहां पे लगता है, यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, कड़वा लगने पे हम लोग चीनी खा लेते हैं। चीनी का टेस्ट कहां है, यहाँ पे। कड़वा यहां लग रहा है, कड़वा यहां लग रहा है और चीनी यहां खाइएगा तो क्या ये ठीक हो जाएगा, अनुभव होगा। जैसे चोट यहां लगी है ना, और दवाई यहां रगड़िएगा तो ठीक होगा क्या, नहीं होगा। तो जब आपको जहां चोट लगी है तो भैया वही दवाई रगड़नी पड़ेगी। चोट कड़वा यहां लग रहा है और मीठा आप यहां दे रहे हो, तो क्या तुरंत महसूस होगा, नहीं, तुरंत तो नहीं, लेकिन भैया कुछ देर बाद ठीक हो जाती। कैसे, तो आपको पता है कि जब हम चीनी जब लेते हैं तो वो क्या करने लगता है, मेल्ट करना शुरू कर देती है, और इससे क्या होता है, वो सलाइवा मिक्सर होते हैं, और सलाइवा वो मीठा हो जाता है, और ये कहां चली जाती है, सलाइवा मिलकर के मीटर के पास चली जाती है, वहां इस प्लेस पर चली जाती है, और तब वो राहत महसूस करवाती है ना। तो ये है मतलब टेस्ट बड, हमारे टंग के जो टेस्ट बड है किस प्रकार है ये हमने आपको दिखाया। उसके बाद हमारे बकल कैविटी में टीथ आती है। टीथ हमारे जो होते हैं वो बेसिकली जो
चार तरह का टीथ होता है। एक होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हम टीथ के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट। इंसाइजर क्या होता है? तो देखिए, आप अपने दांतों को देखिएगा तो दांतों में जो दोनों तरफ क्या होगा, नुकीला, यहाँ पे इस ये चार दांत छोड़ करके, आगे की चार ऊपर और नीचे छोड़ करके, उसके बाद नुकीला वाला हिस्सा है। तो आगे की जो चार दांत है ना, आगे की चार दांत ऊपर और नीचे जो है, स्टार्टिंग के ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, वो जो हिस्सा है वो क्या होता है, वो इंसाइजर होता है। वो इंसाइजर होता है, हिंदी में इसे कर्तनक कहते हैं। कर्तनक मतलब काटना, काटना। तो जब भी आप रोटी खाते हैं तो कभी यहां से खाए क्या? यहां से नहीं, काटने का काम इसी से है, इंसाइजर से। रोटी का जब भी कोई चीज काटना, से भी काटना, तो ऐसे करके खाते हैं, ऐसे करके काटते हैं क्या? नहीं। तो वो काम क्या है? इंसाइजर का काम है काटना। तो काटने का काम इंसाइजर करती है। केनाइन, केनाइन का काम क्या है? वो केनाइन का हिंदी होता है भेदक। भेदक। अब भेदक क्या होता है? तो देखिए, भेद करने वाला। जब आप मीट वीट खाते हैं ना, मीट खाते हैं, तो जब मीट आप खाते हैं तो अब उसको क्या करते हैं, लेग पीस को यूं ऐसे ऐसे काटते हैं क्या? नहीं, इस इधर से पकड़ के तब घिसते हैं। तो इसका क्या सेंस बनता है कि वो पहले उससे दांत उसको भेद करती है, उस मीट के बीचों बीच फंसती है, तब उसको घिसते हैं। तो वो काम किसका है? केनाइन का काम है। मीट खाने का काम, उसको घिसने का काम किसका है? केनाइन का। उसके बाद होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर मतलब अग्र चवर्णक, हिंदी में होता है अग्र। चवर्णक का मतलब क्या है? चबाना। चवर्णक का मतलब चबाना। तो जब इंसाइजर से काट लिया आपने, उसके बाद काटने के बाद क्या करेंगे? फिर चबाएंगे। तो चबाने के लिए सबसे पहले अंदर ही नीचे ले जाएगा वो भोजन। क्या करेगा? पहले इस अग्र चवर्णक के पास आएगा, है ना। अग्र चवर्णक, उसको और छोटा किया जाएगा, फिर और वो सॉफ्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर कहां जाएगा? मोलर के पास, मतलब चवर्णक के पास, है ना। वहां पे जाकर के और वो पूरी तरह से टूट जाएगी भोजन, वो पूरी तरह से टूट जाएगी। तब तक में उसको क्या है? सलाइवा उसमें पूरी तरह से मिल गई होगी, है ना। और ये सलाइवा क्या करती? सलाइवा में एक एंजाइम्स पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज। एमाइलेज किस पे फंक्शन करती, काम करना शुरू कर देती है? वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देती है ना। तो याद रखिएगा, जो हमारे बक्कल कैविटी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। क्यों? कार्बोहाइड्रेट्स क्यों होते, उसको तोड़ना शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन क्यों होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का काम कौन करता है? एमाइलेज, जो कि कहां रहता है? सलाइवा में, है ना। तो ये सलाइवा में वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर दे। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आएंगे कि भोजन का पाचन कहां प्रारंभ हो जाएगा, और अगर आपको ऑप्शन दे दिया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो याद रखिएगा वो बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाती है। और किसके कारण? तो एमाइलेज के कारण। एमाइलेज कहां पाई जाती है? तो सलाइवा में पाई जाती है ना। एमाइलेज एक एंजाइम सलाइवा में पाई जाती है। ठीक, देखो यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलिए, मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा इस सब चीजों को। तो डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, रफ में तब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से, जैसे जैसे मैंने करवाया ऐसे ऐसे आप नोट्स कर लीजिए, और इस चीजों को बार बार पढ़िएगा, रटिएगा नहीं, बार बार बस वीडियो को देखिए, पॉज करिए, फिर इसको सोचिए, है ना। और सोच करके आप इसको ब्रेन में लेने की, याद करिएगा तो साइंस याद नहीं होता। चलिए देखिए, देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना दिया हूं। देखिए, मेरी डायग्राम पहले भी बता रखा हूं कि मेरी डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आपको सबसे सरल तरीका से बताया हूं कि ये सब चीजें कैसे कैसे फंक्शंस करती है और क्या सब है ना। देखिए, तो ये हमारा बक्कल कैविटी है ना। बक्कल कैविटी में जो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको यहाँ पे कहीं उबला है, यूबुला है, और ये जो क्या है, प्लेट्स है, और यहाँ पे टंग है। वो सारी चीजें इसमें आपको ये बक्कल कैविटी के रूप में दिख रहा है। चलिए, इससे क्या कहते हैं बेटा? ये जो है, ये एसोफोगस है। ये क्या है? एसोफोगस है, ये वाला पाइप। इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। तो मैं अभी फूड पाइप लिख देता हूं, फूड पाइप, है ना, फूड पाइप। देखिए, ये बक्कल कैविटी, फिर बक्कल कैविटी, फूड पाइप, फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से जब ये नीचे आ रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जब नीचे आ रहा होता है, तो उससे पहले इससे कौन कनेक्ट हो जाता है? लीवर कनेक्ट हो जाता है। लीवर कनेक्ट होता है, फिर लीवर से क्या होता है? ये फिर यहाँ पे
पेनक्रियाज कनेक्ट होता है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के ये भोजन यहाँ पे पूरी तरह से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होकर के ये देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है, ये यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन से ये होते 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 ये जो फूड है अनवांटेड फूड हो जाएगी, और ये अनवांटेड फूड होकर के ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, रेक्टम में स्टोर हो जाएगी, और रेक्टम से ये फिर एनस की तरफ बाहर निकल जाएगी। देखिए हमने कहा कि फूड कैसे कहां से मूव आउट करते हुए कहां तक पहुंचेगी। सबसे पहले फूड कहां जाएगी, तो बक्कल कैविटी में जाएगी। बक्कल कैविटी में जो भी प्रोसेस होना है वो बक्कल कैविटी में होने के बाद ये कहां चली जाएगी, एसोफेगस में। एसोफेगस से वो फूड कहां चली जाती है, तो ये देखिए एसोफेगस से ये स्टमक में जा रही है। स्टमक से जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जा रही है, स्मॉल ये वाला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जा रहा है, तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे ये गाल ब्लैडर जो कि लीवर का एक अंग है, एक पार्ट्स है, ये लीवर कि गाल ब्लैडर से ये कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे ये कनेक्ट होता है। इसका ही फंक्शन बताऊंगा, ये कनेक्शन क्या हो, कनेक्शन इसके साथ जुड़ा गया। फिर यहाँ पे ये पेनक्रियाज जो है, ये पेनक्रियाज कैसे इसमें वर्क करती है, इस फूड पे क्या वर्क करती है, और यहां से ये फूड निकल करके पेनक्रियाज से जब काम फिनिश हो जाता है उसके बाद ये कहां चली जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ऐसे मूव आउट करके ये फिर कहां हो जाती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के 4-5 हिस्से हैं, ट्रांसवर्सल कोलोन है ना, असेंडिंग कोलोन, ये सारे कोलोन से होते होकर के ये क्या होता है, रेक्टम, रेक्टम से एनस होकर के बाहर निकल जाती है। और इस प्रोसेस में कई सारे ग्लैंड्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो इस पूरे ग्लैंड्स को और ये किस तरह से ये सारे ऑर्गन्स फंक्शंस करते हैं, इस सारे के सारे हम इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहां तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो सबसे पहले आते हैं कि जो ये डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, वो शुरुआत कहां से, तो शुरुआत इंजेक्शन से ही होता है। हमने अमीबा पढ़ा कि अमीबा में डाइजेस्ट मतलब इंजेक्ट करने को, भोजन को इंजेक्शन करने के लिए कोई पार्टिकल्स प्लेस नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में क्या होता है, पार्टिकुलर प्लेस होती है जिसे हम मुख कहते हैं। तो हम लोग भोजन कहां से लेते हैं, मुख से लेते हैं। तो भोजन मुख कहां से इंटर होता है, तो मुख से। इंजेक्शन यही हो गया भोजन, इंजेक्शन तो आपने पहले पढ़ा था ना, इंजेक्शन क्या है, मुख में लेने की प्रक्रिया क्या है, इंजेक्शन है। तो मानव प्राणियों में भोजन के अंतःग्रहण के लिए एक विशेष अंग मुख होता है ना। The human beings have a special organ to ingestion of the food that is called mouth, है ना। इंजेक्शन समझ में आ गया। इंजेक्शन के बाद वाला स्टेप्स क्या था, डाइजेशन का। तो देखिए डाइजेशन कैसे होता है, इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ द फूड बींग्स इन द माउथ, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स का। मतलब डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब समझ याद है आप लोगों को कि डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, है ना। यही डाइजेशन है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल जो हम खाद्य पदार्थ है उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या है, पाचन है। तो तोड़ते कैसे हैं, तो तोड़ने का काम कहां होता है, तो स्टार्ट तो कहां से हो जाती है, बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाती है ना। और बक्कल कैविटी में भी किसका पाचन होता है बच्चों, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का ही पाचन कर पाते हैं ना। और देखिए जो वाटर है और सारे मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम हो गया, ये सब चीजें जो मिनरल्स है ना, इसका ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होता है। इसका डाइजेशन नहीं होता है, इसका सीधे सीधे अब्जॉर्प्शन होता है ना, इसका अब्जॉर्प्शन होता है ना। तो डाइजेशन जो है बक्कल कैविटी में किसका, कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक। डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, पाचन भौतिकी रासायनिक प्रक्रिया है ना। वो चीजें मैंने बताया, वाटर, विटामिन, मिनरल्स आर डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड, इट डज नॉट टेक प्लेस डाइजेशन, ओनली अब्सॉर्प्शन। यहां पर लिख दीजिए ओनली अब्सॉर्प्शन, ओनली अब्जॉर्प्शन। जल, विटामिन, खनिज का सीधा अब्सॉर्प्शन होता है, पाचन नहीं होता है। देखिए अब हम चलते हैं बक्कल कैविटी को, डाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए बक्कल कैविटी में क्या होता है, मुख गुहिका में क्या होता है, तीत होता है, टंग होता है और सलेवरी ग्लैंड्स। तीत का काम क्या है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। उसको काट करते, जब उस चीजों को काटते रहते हैं उसको हम माउथ में उसको क्या करते, च्यूइंग करते, चबाते हैं। तो इसी समय जीभ के मदद से जब इसको चबाते हैं, इसको एक दूसरे में पलट उलट करके जब चबाते हैं, तो इसी कड़ी में क्या होता है, तो ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है ना। और ग्लैंड्स जैसे सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स में क्या होता है बच्चों, तो 3 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड्स होती है, 3 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड्स होती है। तो सलेवरी ग्लैंड्स किस चीज का सिक्रेशन करती है, सलेवरी ग्लैंड से
सलाइवा का सिक्रेशन होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है ना। और इस सलाइवा में क्या होता है, तो कई सारे इंजाइम्स मौजूद होते हैं, कई सारे इंजाइम्स मौजूद है। आपको ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बता दिया था। सैलिवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, तो 3 जोड़ी। कौन कौन सी होता है, एक जो होता है पैरोटिड ग्लैंड्स का होता है, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमैंडिबुलर का। और इससे निकलने वाला जो एंजाइम, ये सारे सारे सलाइवा के रूप में होते हैं। इससे निकलने वाले इंजाइम्स कौन से, तो 3 इंजाइम्स भी है, एमाइलेज, लाइसोजाइम और म्यूकस। एमाइलेज का काम क्या है, एमाइलेज का काम है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना। सेकंड है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम है बैक्टीरिया को मारना, लाइसोजाइम का काम है बैक्टीरिया को मारना। और म्यूकस का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना, है ना। तो चीजें ये याद रहेगा क्या, कि देखिए बक्कल कैविटी में टिथ का और टंग का ज्यादा ये नहीं है, योगदान तो है, लेकिन हमको याद क्या रखना, क्या चीजें पूछी जा सकती, तो पूछी जा सकती है ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारे बक्कल कैविटी में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी चीजें, तो इसको मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है, पैरोटिड ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स भी कहता है, लाला लार ग्रंथियां, है ना। दूसरा होता है सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, याद कर लीजिए, है ना। इससे अब जो सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रेशंस होता है सैलिवरी ग्लैंड से, तो सलाइवा का सिक्रेशंस होता है, सलाइवा का सिक्रेशंस होता है। तो सलाइवा में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स। और कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो एंजाइम्स का नाम याद कर लीजिए, उस एंजाइम का क्या काम है, तो इस चीजों को याद कर लीजिए, है ना। देखिए पहला एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप देखिएगा शर्करा और मंड, शुगर और स्टार्च का पाचन। उसी शुगर और स्टार्च मिलकर के, आप याद करिए पीछे की चीजें, शुगर और स्टार्च ये दोनों क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है ना। तो एमाइलेज क्या करता है, वही शुगर और स्टार्च का पाचन करती है। ये भी कई एमाइलेज भी 2 चीजों में बढ़ जाती है, टाइलिन में बढ़ जाती है। तो ये देखिए, तो अभी एमाइलेज ही याद रखिए आप, बस इतना ही। लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम भी एक एंजाइम है जो क्या करती है, भोजन में आ रहे बैक्टीरिया को किल करती है ना, भोजन में आ रहे बैक्टीरिया को किल करती है। तीसरा है म्यूकस कहीं और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रख लीजिए म्यूकस को श्लेष्मा कहते हैं। श्लेष्मा का काम क्या है, भोजन को चिपचिपा बनाना, है ना। अब जब इतना सारा प्रोसेस हो जाता है, चिपचिपा बना दिया जाता है, इतने सारे जब भोजन को ये सब सारे अपना वर्क कर चुके होते हैं, तो क्या करता है, जीव उसको क्या करता है, नीचे की तरफ धकेल देता है, नीचे की तरफ धकेल देता है। और वो कहां चला जाता है, एसोफेगस में चला जाता है ना। एसोफेगस में कुछ नहीं होता, क्या होता है, पैरासिलेटिक्स मूवमेंट होता है भोजन का, और कर्मानुकुंचन की गति होता है, जो कर्मानुकुंचन की गति के द्वारा वो, और डायजेशन में नहीं था, कर्मानुकुंचन की गति के द्वारा। कर्मानुकुंचन गति क्या होती है, देखिए ये कोई पाइप है, सपोज करिए ये एक पाइप है, और यहाँ पे एक कोई हमने पत्थर डाल रखा है, यहाँ पे पत्थर डाल रखा है, तो इसको जैसे ही यहाँ पे हम पुश करेंगे तो ये वाला भाग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खुल जाएगी। और जो ये खुलेगी तो यहाँ हम जो पत्थर डालेंगे क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। फिर हम थोड़ा सा नीचे पुश करेंगे तो फिर खुलेगी, फिर ऐसे नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर में भी ऐसे पुश हो जाएगी, ऐसे ऊपर से भी पुश होगी। तो अब ये पुश होते होते कहाँ चली जाएगी, ये कर्मानुकुंचन, सिकुड़ना और फैलना, इसे हम क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन की गति कहते हैं। इस कर्मानुकुंचन की गति के चक्कर द्वारा भोजन कहाँ चली जाती है, स्टमक में चली जाती है ना। यहां तक की चीजें अगर समझ में आ गई तो अब हम स्टमक के बारे में, स्टमक का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये सारे चीजों को हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए, इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। और जो चीज समझ में नहीं आ रही है, जो चीज आपको लग रहा है कि कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो उसको आप कमेंट में जाकर के आप क्या करिए, लिखिए। मैं उसी चीजों को शॉर्ट्स के जरिए में या फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते समय उस चीजों को फिर से डिस्कस कर दिया करेंगे, है ना। तो आप इस चीजों को नोट करिए। अच्छा हाँ, ये डायग्राम कैसी लगी, ये कैसा लगा, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बोलिए। भाई बहुत मेहनत लगी इसको बनाने के चक्कर में। अभी समय हो रहा है 3:30, मतलब सुबह हो गए, हम 12:30 बजे से वीडियो होना है, 3:30 बज गए। इस डायग्राम में बहुत ज्यादा समय मतलब लग चुका है। तो इस डायग्राम के बारे में जरूर कमेंट करिए कैसा लगा, है ना। चलिए नोट करिए। चलो देखिए बच्चों, हम अब एसोफेगस के बारे में जानते हैं, एसोफेगस ग्रास नली के बारे में। फूड क्या होता है बच्चों, तो ये
फूड मतलब बक्कल कैविटी से होकर के ये कहाँ निकल जाती है, जब उसे हम अच्छे ढंग से मुंह में जब उसे हम चबा देते हैं तो वो फूड क्या करती है, जीभ की मदद से उसे एसोफोगस में डाल देती है, एसोफोगस में। जैसे कि आपको मैंने बोला है कि एसोफोगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता, फूड का डाइजेशन नहीं होता, तो भैया क्या होता, तो बस इसमें बस फूड क्या होता है, तो पास आउट होता है कहां से, ये बक्कल कैविटी से लेकर के ये स्टमक तक जाती है, स्टमक तक जाती है। देखो मतलब ये जो एसोफोगस है, एसोफोगस ग्लास नली जिसे फूड पाइप भी कहता है, इसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये अलग अलग जीवों में इसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, जिसकी हाइट ज्यादा है ना, तो थोड़ी सी वो लंबी हो जाती है। ये डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनिज्म की, वो ह्यूमन बींग्स की हाइट कितनी है ना। इसमें कौन सी गति होती है बेटा, तो कर्माकुंचन की गति होता है। कर्माकुंचन की गति के द्वारा क्या होता है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। मतलब क्या होता है, ये सिकुड़ती और फैलती है, सिकुड़ती और फैलती है, जिससे क्या होता है, फूड्स हमारा ये स्टमक के तरफ क्या करती है, मूव आउट करती है। तो सिकुड़ना और फैलना ये क्या होती है, तो जैसे सपोज करिए कि एक पाइप है, उस पाइप के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक छोटी सी पत्थर रख दिया, उस पत्थर रखने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, अगर ऊपर से आप पुश करोगे, हल्का ऊपर रख दिया, नीचे पुश करोगे, ऐसे दबाओगे तो क्या होगा, वो चीजें थोड़ी सी नीचे की ओर घिसकेगी, है ना। ऐसे ऐसे आप दबाते हुए चले जाओ तो उसको स्पेस मिलेगा वो नीचे की तरफ घिसकने के लिए। अब नीचे ऊपर से भी ऐसे दबाते रहो तो उसमें एक ये गति जो होती है, ये फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, वो कर्वाकुंचन की गति कहलाती है ना। इसमें मतलब फूड का डाइजेशन नहीं होता। ये जितने भी एलिमेंट्री कनाल है, ये एलिमेंट्री कनाल में मात्र एक ऐसा फोकस है जहां पे फूड का डाइजेशन नहीं होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ क्रियाएं यहाँ पे हमारे पूरे एलिमेंट्री कनाल में होता ही रहता है ना। लेकिन एक मात्र ऐसा फोकस है जो क्या है कि जहां पे फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ये देखिए, अगर आप देखिएगा तो ये हमने तो ये सीधा बना दिया, क्योंकि ये सीधा नहीं होता है ना, सीधा नहीं होता, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। देखिए कैसे पता चलेगा, सपोज करिए कि अगर आप कहीं पानी को सीधे ऐसे डालिए, है ना, ऐसे डालिए पानी को, तो पानी को जब नीचे डालिएगा तो वो आवाज आएगी, है ना, एक आवाज आती है कि नहीं आती है। तो हम भी अगर ये सीधा रहता तो ये क्या होता, पानी अगर सीधा रहता तो ये यहाँ पे जाकर खूब आवाज आती पेट में, है ना, लेकिन मतलब आवाज आती। तो इसका मतलब क्या है कि ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा। ये जब आप पानी लेते हो तो आवाज आती है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना। अब टेढ़ा जब यहीं पे अगर ये नीचे जाते तब, अब यहीं पर हम इस पानी को रोक दिए तो आवाज आएगी क्या, नीचे जाने पे आवाज आएगी। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा टिल्ट है ना, ये जो एसोफेगस है ये थोड़ा सा टिल्ट है। ये क्या होता है, उसके बाद ये कहां चला जाता, एस्टमक में, एस्टमक में चला जाता। बच्चों एस्टमक के बारे में अगर बात करूं तो एस्टमक क्या है कि जे लाइक शेप है, ये देख रहे हैं जे लाइक शेप है ना। एस्टमक अमाशय, और ये कहां होता है, तो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में, ये जो हमारा एब्डोमेन है उधर, है ना, इसके लेफ्ट साइड में जे लाइक स्ट्रक्चर, ये लेफ्ट साइड में जे लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं, जे लाइक शेप है, जिसे हम क्या कहते हैं, अमाशय, है ना। बच्चों सबसे ज्यादा समय तक जो फूड्स रहता है, ये 3 से 4 घंटे तक फूड्स कहां रहता है, ये एब्डोमेन में रहता है, मतलब स्टमक में रहता है। तो अगर मैं आपको इसके पार्ट्स बताऊं तो इसको मैं स्ट्रक्चर्स करके भी दिखा देता हूं, बना करके भी दिखा देता हूं। ये देखिए, देखिए इसको, ये 3 भागों बटे हुए हैं, ये 3 भागों बटे हुए। इस वाले भाग को हम कहते हैं कार्डियक, कार्डियक, इसको हम कहते हैं फंडिक, फंडिक, इसको कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। कार्डियक, कार्डियक में क्या पाया जाता है बच्चों, कार्डियक में HCl, इसमें क्या पाया जाता है, तो ये कार्डियक क्या है, कार्डियक हमारे स्टमक का सबसे ऊपरी हिस्सा, कार्डियक क्या है, मतलब हमारे स्टमक का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। भैया फंडिक में, तो फंडिक में कई सारे उंगली नुमा स्ट्रक्चर होती, फंडिक में कई सारे उंगली नुमा स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें बच्चों गैस्ट्रिक जूस पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक जूस पाई जाती है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस पाई जाती है ना। फाइन, चलिए देखिए हम इसके बाद देखिए कार्डियक, कार्डियक क्या होता है, तो हमारे स्टमक का सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसमें क्या होता है, HCl का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे HCl का फॉर्मेशन। देखो बच्चों यहाँ पे भी HCl और यहाँ पे भी HCl मिलेंगे, गैस्ट्रिक जूस में भी HCl होते हैं ना। तो फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl का निर्माण कहां होता है, तो स्टमक के सबसे ऊपरी हिस्सा कार्डियक में HCl का निर्माण होता है ना। और ये कार्डियक क्या करती है, मतलब ये यहाँ जो HCl है, HCl क्या करती है, फूड्स को एसिडिक बना देती है। जैसे ही भोजन क्या होता है, यहां से ये मूव करते हुए जहां ये आती है, तो चूंकि
ये सेंसिटिव है, इसको पता चल जाता है, ये यहाँ पे इस पता चल जाता है कि फूड आ रही है। जब ये फूड आती है तो स्टमक क्या होता है, ऑटोमेटिक सिक्रेशन होने लगती है, ऑटोमेटिक सिक्रेशन होने लगती है और इसमें क्या होता है, हमारे फूड्स में मिल जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, फूड्स क्या हो जाती है, तो एसिडिक इन नेचर हो जाता है ना, अम्लीय प्रवृत्ति हो जाती है। ये जो एसिड है, ये एसिड क्या करते हैं, उसको बैक्टीरिया, फूड्स में आ रहे हैं कई सारे बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं, उसको ये नष्ट करते हैं। फिर और इसका काम क्या है, HCl का, ये फूड को डाइजेशन भी करती है, फूड को डाइजेशन भी करती है। उसके बाद दूसरा हिस्सा है फंडिक। दूसरा हिस्सा क्या है, फंडिक। देखिए फंडिक में बहुत सारे ये उंगलीनुमा संरचना होती है, बहुत सारे उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूबी। क्या कहते हैं, रूबी। एक ये चीज याद कर लीजिए, रूबी, और एक याद कर लीजिए, चलिए आगे बताऊंगा उसको, बिलरुबिन लिख लीजिए, बिलरुबिन, दोनों का काम बताऊं। देखिए रूबी क्या होती है, जब आप लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं, लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं, तो ये उंगलीनुमा संरचना क्या है, ये जो रूबी है, ये अपने शेप्स को ग्रो करने लगती है, शेप्स को ग्रो। जैसे किसी दिन आप व्रत में है, तो व्रत में तो पूरे दिन खाना नहीं खाया जाता, तो आपको शाम में, सुबह तक तो ठीक रहेंगे, लेकिन जब धीरे 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 समय बीतती हुई चली जाएगी, तो ये अपने ये लेंथ में ग्रो करती हुई चली जाती है। ये जो रूबी है अपने लेंथ में ग्रो करती हुई चली जाती है। और जब भी ये, जब आप भूखे रहने पे आप जब बैठते हैं या फिर ऐसे शरीर को ऐसे मोड़ते हैं, तो उस समय एक चुभन सी महसूस होती है। वो चुभन किसकी वजह से महसूस होती है, यही ये जो रूबी है वो क्या करती है, वो चुभन चुभ जाती है, क्योंकि ये अपने शेप्स को बढ़ा रखी है। अब जब ये ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगी, स्टमक के दूसरे वाले लेयर से मिल जाती है ना, उससे क्या होता है, चुभन सी महसूस होती है। ठीक, उसके बाद पाइलोरिक में आते हैं। देखिए पाइलोरिक क्या है, तो हमारे स्टमक का सबसे निचली हिस्सा। पाइलोरिक क्या है, हमारे स्टमक का सबसे निचली हिस्सा है। देखिए इसमें बच्चों गैस्ट्रिक जूस पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक जूस पाई जाती है। देखिए गैस्ट्रिक जूस को जठर रस भी कहता है, गैस्ट्रिक जूस को जठर रस भी कहा जाता है। इस जठर रस में क्या होता है बच्चों, तो दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक होता है रैनिन, दूसरा होता है पेप्सिन। रैनिन का काम क्या है, रैनिन का काम है दूध को दही में बदलना, दूध को दही में बदलना। आप देखिए जब किसी बच्चे को दूध पिलाते हैं, आपने सडनली दूध पिलाया और बहुत ज्यादा ही उसे दूध पिला दिए, तो देखते हैं ना कि छोटा बच्चा होता है तो उसको दूध पिलाने के बाद तो मम्मियां उसको क्या करती है, यहाँ पे लेकर थपते क्या लगाती है, ताकि क्या वो सही से निचले हिस्से में आ जाए, है ना। अगर ऊपर मतलब यहां तक जब आएगा कि वो यहां ज्यादा देर, तो क्योंकि वो फूड्स मतलब वो लिक्विड है, तो लिक्विड को यहां पे नहीं रुकना होता है ना, उसका सीधा मैंने आपको बताया हूं कि जैसे उसमें दूध में प्रोटीन्स भी होता है, तो प्रोटीन्स का यहीं पे पाचन होता है, प्रोटीन्स का यहीं पे पाचन होता है। तो यहां पे जब ये आता है, इस सब को ये रोक नहीं पाएगी। फूड्स जो लंबे समय तक रुकती है हमारे स्टमक को, किसके वजह से, ये जो फंडिक में रूबी है वही क्या करती है, उंगली में फूड्स को बहुत लंबे समय तक रोक के रखती है ना। लेकिन ये लिक्विड कुछ तो नहीं रोक पाएगी, लिक्विड क्या होगा, धीरे धीरे ये कहां आ जाएगी, पाइलोरिक में। पाइलोरिक में क्या होता है, पाइलोरिक में गैस्ट्रिक जूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस में दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक रैनिन, दूसरा पेप्सिन। रैनिन का काम ही है दूध को दही बदलना। जब बच्चे दूध पीते हैं, है ना, और दूध पीते हैं और वो सही, जब ये यहां पे आया तो क्या कर देता है, उसमें HCl तो मिल चुकी होती है, HCl, और यहां पे आकर के क्या होता है, तो रैनिन ही मिल चुकी होती है। रैनिन तुरंत क्या कर देती है, उसको कन्वर्ट कर देती है दही में। तो देखिएगा बच्चा ने तुरंत दूध पिया, लेकिन कुछ समय बाद अगर वो उल्टी कर रहा है तो क्या उल्टी करेगा, दूध उल्टी करता है नहीं, वो देखिएगा उसको सही से देखिएगा तो फटाफटा सारा, जिसका क्या मतलब है, वो दही बन चुका है। तो मतलब शरीर में जाते ही दूध दही बदल, मतलब दही में बदल जाता है। ये बहुत ही ज्यादा रहने क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं जो तुरंत क्या कर देते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं। सेकंड है इसमें सेकंड एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करती है, पेप्सिन यहाँ पे प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन का पाचन। याद करिए बच्चों, आप कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरुआत, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन बक्कल कैविटी से शुरू हो जाती है। याद करिए बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन करवाता है ना, तो वो चीजें याद करिए। एमाइलेज, एमाइलेज क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाती है, अभी हम पढ़ करके आए हैं ना। अब ये प्रोटीन यहां पे जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करती है, इस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिए पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पेप्टोन में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन बक्कल कैविटी में हमने पढ़ा था, और इस प्रोटीन का पाचन सबसे पहली बार कहां होता है, तो स्टमक में होता है। स्टमक हमारे अमाशय में होता है, अमाशय के वो भी निचली वाले हिस्सा कहां पे होती है, तो
पाइलोरिक वाले हिस्से में होता है। ये चीजें समझ में आ गई, जो प्रोटीन को किसमें बदल देता है, उससे और छोटा सरल रूप में बदल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टोन, है ना। अब एक चीज मुझे बताइए कि अभी यहां पे भी एक गैस मतलब HCl है, ये गैस्ट्रिक जूस जो है ना, ये गैस्ट्रिक जूस बच्चों ये किस नेचर का होता है, तो ये लिख लीजिए, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक, एसिडिक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। क्यों अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्यों अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि इसमें HCl मौजूद होते हैं। इसमें गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl मौजूद होता है। HCl मौजूद होने के कारण ये किस नेचर के होते हैं, ये अम्लीय नेचर को होते हैं, है ना। अब देखिए भैया कि ये HCl इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या इससे हमारे स्टमक को कोई प्रभाव नहीं पहुंचता हो क्या, ये इसको प्रभावित इफेक्टिव नहीं करता हुआ, तो हाँ उसको भी इफेक्टिव कर सकता है, लेकिन उसके लिए कौन जीव है जो इसको प्रोटेक्शन पहुंचाता है, तो इसके लिए है म्यूकस सलेस्मा। सलेस्मा क्या है बच्चों, तो सलेस्मा है सलेस्मा हमारे बॉडी के जो स्टमक है, स्टमक के जो इनर वाल है, ये इनर लेयर की तरह काम करता है। क्या करता है, इनर लेयर की तरह काम करता है, जो इसको स्टमक के सबसे अंदरूनी लेयर है। ये किस नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है बच्चों, बेसिक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये किस नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब आपको पता है कि जब हम ये एसिड है और यहां पे अब एसिड को अगर आप क्या करना है, न्यूट्रल बनाना है, तो आपने 7th में पढ़ रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीन बनाने के लिए, किसी अम्ल के प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए बेस मिलाना पड़ता है, क्षार मिलाना पड़ता है ना। तो यहां पे भी इस एसिड का, इस HCl एसिड का प्रभाव इस पे ना हो, इसलिए यहां पे क्या होता है, तो यहां पे सलेस्मा होता है, सलेस्मा म्यूकस होता है, जो बेसिक नेचर का होता है, और इस एसिड के साथ रिएक्शन करके उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। मतलब ये इसके इनर वाले, इसके जो अंडर पार्ट्स है उसको कोई प्रभाव नहीं पहुंचने देता है ना। ये सलेस्मा ही है जो अगर ये प्रभावित होने लगे, अगर ये प्रभावित होने लगे तो अल्सर जैसे बीमारी क्या होने लगता है, मतलब डेवलप होने लगता है, अल्सर जैसे बीमारी होने लगता है मनुष्य के शरीर में, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई कि हमारे जो स्टमक का सबसे अंदरूनी हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, सलेस्मा, ये किस चीजों से प्रोटेक्शन देता है, तो ये HCl से हमें प्रोटेक्शन देता है, HCl, जिससे हमारे पेट में कोई ज्यादा प्रभाव ना पहुंच पाए। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई है, देखिए। तो इस चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए बढ़िया से। और जो भी थी, अच्छा एक चीज और थी यहाँ पे, बिलरुबिन का काम समझ लीजिए। देखिए रूबी और इसका भाई समझ लीजिए बिलरुबिन है, ऐसे करके। तो बिलरुबिन कहां मौजूद होता है, ये लीवर में मौजूद होता है। कहां पे मौजूद होता है, लीवर में। देखिए लीवर में क्या होता है, तो जब भी लीवर में सिक्रेशन होता है तो आप बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, ये बाइल जूस में ही ये बिलरुबिन रहता है, जो खाना को कैसे करता है, तो जो मतलब खाना जो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, तो यहां पे ये कनेक्शंस के जरिए क्या करती है, यहां पे इस कनेक्ट रहती है, और इसमें क्या करती है, ये फूड्स में मिल जाती है। जब फूड्स में बनती है तो बिलरुबिन का काम क्या है, तो बिलरुबिन का काम है कि वो खाना को कैसा कर देना, पीला रंग प्रदान करना, पीला रंग प्रदान करना। तो हम लोग कुछ भी खाते हैं, चाहे सेब अनार कुछ भी खाओ, लेकिन वो जो वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलता है पीला ही निकलता है। एक्सेप्शन कब, जब साग खाओ, साग में कितना भी हल्दी डाल दो, उस हल्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी ढंग से जब आप साग खाओगे तो साग के कलर का ही अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। क्यों, क्योंकि बिलरुबिन उस पर, बिलरुबिन हल्दी कलर करता है, तो हल्दी साग में कोई प्रभाव ही नहीं डालता। इस वजह से ये क्या होता है, वो उसी कलर का, बाद बाकी सारे चीजों को ये क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है येलो रंग में, है ना। लेकिन साग वाले प्रोडक्ट को, उसको ये कोई भी प्रभाव, हल्दी पे कोई प्रभावित नहीं कर पाता है। समझ में आई क्या। तो बिलरुबिन का काम क्या है, तो एक पीला रंग देना और एक विशेष दुर्गंध प्रदान करना, है ना, फूड्स को, है ना। चलिए यहां तक चीज समझ में आ गई है। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग अब देखिए बच्चों, हम लोग ने ये पढ़ रखा था कि फूड क्या होता है, बक्कल कैविटी से एसोफेगस से स्टमक से वो कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब बारी है
फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कैसे यहाँ पे वर्क करता है, उसमें फूड के साथ क्या सब होता है, वो सारी चीजें अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं। छोटी आंत देखिए, भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन कुल पूरी तरह से पाचित कहां होती है, छोटी आंत में होती है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं। ये जो इसको आगे, इसको इस भाग को पहले वाले भाग यहां से काट दीजिए, फिर दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कर दीजिए। ये तीन भागों में बटा हुआ था। पहला पार्ट कहते हैं डेडुनम, दूसरे को जेजुनम, तीसरे को इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम में ही ये दोनों लीवर्स जुड़े हुए होते हैं, मतलब लीवर और पेनक्रियाज, ये दोनों ग्लैंड्स किससे जुड़े होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम वाले हिस्सों में, है ना। जेजुनम क्या होता है, तो जेजुनम में फूड को और लंबा किया जाता है, मतलब डेडुनम जो होता है, ये जेजुनम फूड्स के पाथ को लंबा करता है कि भोजन लंबे समय तक इसमें क्या रहे, है ना, यहाँ पे अटके रहे। ये जेजुनम वाला हिस्सा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत लंबे होते हैं ना। उसके बाद फूड्स क्या होता है, उसके बाद इलियम में जाता है, फूड्स क्या होता है, इलियम में जाता है, और फिर यहाँ पे विलाय होती है, विलाय क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि लीवर और पेनक्रियाज इस फूड के साथ क्या करती है। चूंकि अब देखिए, आपको पता है कि फूड स्टमक में कैसा हो चुका है, स्टमक में हो चुका है एसिडिक हो चुका है। फूड कैसा हो चुका है, एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का हो चुका है। लेकिन जब ये इस तरह से, ये जब पेनक्रियाज से होकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब यहां से होकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आ रहा होता है, तो इसको तो और पाचन करवाना होता है। पाचन, ये तब ये नखरे दिखाता है। पाचन करवाने का कौन है, ये पाचन करवाने के लिए पेनक्रियाज है। यही पेनक्रियाज ही उस पे क्या करती है, रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करके अपने मतलब एंजाइम्स को इस पे छोड़ती है और उसको और सरल रूप में तोड़ती है। तो ये अब नखरे दिखाने लगती है। नखरे क्या दिखाते हैं कि भैया आपने तो भोजन को क्या कर दिया, एसिडिक कर दियो, मैं एसिडिक के साथ काम ही नहीं करूंगा, जा। मतलब एसिडिक भोजन को ये काम उस पर तोड़ ही नहीं सकता। तो कहता अच्छा, मतलब तुम नहीं करोगे तो कौन बे, तब कहता है क्या, लीवर कहता है मैं, है ना, कि मैं काम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। क्या, अगर तुमको एसिडिक फूड्स को अगर तोड़ना तेरे से नहीं बनता है, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं तेरे लिए क्या कर लूंगा, कि मैं तेरे लिए इस फूड्स को बेसिक नेचर का बना दूंगा, है ना, या फिर इसको न्यूट्रल कर दूंगा। तो अब देखिए, जब यहां से एसिडिक आ रहा होता था, तो एसिडिक नेचर हमको ये पेनक्रियाज फूड्स को मतलब तोड़ना था, पूरी तरह से इसको पाचक करना था। लेकिन ये पेनक्रियाज क्या किया कि भैया हम एसिडिक फूड्स पे कोई फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, कोई वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो लीवर सामने आता है, अच्छा तुम नहीं कर पाओगे तो क्या हो गया, आई हैव अ प्लान, आई हैव अ प्लान, मतलब क्या, इसके पास क्या प्लान है। तो इसके अंदर क्या रहता है, तो इसके अंदर लीवर क्या करती है, तो मतलब एक बाइल जूस सीक्रेट करती है। लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस, है ना। पित्तरस, पित्तरस जो, अच्छा एक चीज और यहाँ पे पित्तरस होता है। पित्तरस क्या होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, हरित पित्त द्रव होता है ना, जो कहां स्टोर होता है, वो गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। लीवर में बनता है ये पित्त और गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है। इसका काम क्या है, ये बाइल का काम क्या है, बाइल का दो काम है। एक तो क्या, कि मतलब मेक्स फूड अल्कलाइन, मतलब बेस, वो भोजन को कैसा कर देता है, बेस से अल्कलाइन, क्षारीय अवस्था में कर देता है ना। और सेकंड काम है ब्रेक्स द फैट्स, और ये वसा को तोड़ती है, वसा को तोड़ती है। वसा को तोड़ने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो बच्चों, लीवर से निकलने वाला जो जूस है, सीक्रेट होने वाला जूस है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। तो बाइल जूस स्टोर कहां होता है, वो स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। बच्चों, आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति का गाल ब्लेडर खराब हो गया, कहते हैं ना कि पित्त में क्या हो चुका है, पथरी हो चुका है, पित्त में पथरी हो चुका है। अच्छा, ये गाल ब्लेडर करता है, ये स्टोर करती है। स्टोर करने का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे एक टंकी है ना, ये टंकी है, ये टंकी है। अब इसमें पानी को भरना है, इसमें पानी को भरना है, और ये जुड़ी हुई है, ये यहाँ पे एक टोटी है, मान लीजिए यहाँ पे टोटी है, और ऐसे ये टोटी है, इससे पानी को क्या होता है, ये इस नीचे आना। तो टोटी है, तो टोटी को आप, जब टोटी रहेगी इसमें, आप घुमा करके, जब आपकी जरूरत होगा तो घुमा दीजिए, जब जरूरत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा।
अगर लेकिन जब ये टोटी खराब हो जाए, जब टोटी खराब हो जाए और क्या करें, इसको तोड़ के निकालना पड़े, तो ऊपर से पानी डालते रहिए और ये नीचे से निकलता, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा। तो यही चीजें है, जब मनुष्य के जब गाल ब्लेडर पतली हो जाता है, डॉक्टर क्या करता है, ये इसी चीजों को निकाल देता है, गाल ब्लेडर को निकाल देता है, ऑपरेशन करके निकाल देता है। जो निकाल दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो अब डायरेक्ट हो गया, मतलब टोटी खुल चुकी है। अब जैसे अब पहले क्या था कि भोजन आती और यहां से जब भोजन आती तो यहां तो वही सेंसिटिव है, उसको पता चल जाता है, अच्छा 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 भोजन आ रहा है तो ये देख रहे बंदूक जैसा स्ट्रक्चर है, मार देता है ढिशक्यों, कि यहां से अब ये लिक्विड इसमें आएगी, मिला देती थी। अब लेकिन क्या हो चुका, गाल ब्लेडर ढिशक्यों, ये ट्रिगर जो होता है, ट्रिगर ही निकल चुकी है। जब ट्रिगर निकल चुकी है तो इसका क्या सेंस बनता है, जब ये फ्री हो चुका है, अब ऑटोमेटिक ये सिगरेट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है ना। अब ट्रिगर वाली चीज नहीं, भोजन आए तो भी ये चलती रहती है, भोजन ना आए तो भी ये चलती रहती है, चीजें समझ में आई क्या। तो अब इस तरह से ये गाल ब्लेडर निकालने से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अब यहां से ये फूड्स क्या हो चुका है, अब यहां पे आकर के ये बेसिक इन नेचर हो चुका है, क्षारीय प्राकृतिक हो चुका है। अब ये क्या कहेगा पेनिकल, हाँ अब हो गई बात पक्का, ओके वाली बात हो गई, अब मैं कर दूंगा इसको, इसके साथ मैं वर्क करने के लिए तैयार हूं। तो अब ये पेनक्रियाज का काम शुरू हो जाता है। अब पेनक्रियाज का काम क्या होता है, तो इससे पेनक्रियाज से क्या होता है, तो आंत रस निकलता है ना, इंटेस्टिनल जूस निकलता है। अब इंटेस्टिनल जूस में इंजाइम्स होते हैं, 3 इंजाइम होते हैं ऐसे, LAT के नाम से याद रखिए, LAT। एल से होता है बच्चों, एल से होता है लाइपेज, ए से होता है एमाइलेज और टी से होता है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन याद रखिएगा, LAT लैट ऐसे याद रखिएगा ना। एल से होता है लाइपेज, ए से होता है एमाइलेज और टी से होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन मतलब ट्रिप प्रोटीन जैसा नहीं लगता, ट्रिप। तो ट्रिप क्या करता है, ये पेप्टोन, हमने पढ़ा है कि प्रोटीन सबसे पहले, प्रोटीन जहां पे वो गैस्ट्रिक जूस था, गैस्ट्रिक जूस ने पहली बार प्रोटीन को तोड़ा किसमें, पेप्टोन में। तो ये पेप्टोन, अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगी, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगी, इस पेप्टोन को और छोटा करेगी और एमिनो एसिड में बदल देगी। किसमें बदल देगी, एमिनो एसिड में। ये बहुत अब सरलतम रूप हो गया प्रोटीन का। उसी ढंग से ये एमाइलेज क्या है, एमाइलेज ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे मुंह में टूट चुका है, मुंह मतलब बक्कल कैविटी में टूटा हुआ था, तो वहां पे टूट करके वहां से वो स्टार्च का रूप लेने लगा था, स्टार्च का रूप लेने लगा था। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये किस में बदल जाता है, एमाइलेज किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। इस कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। और लाइपेज जो है, लाइपेज क्या करता है, फैट्स को किस में बदल देता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में बदल देता है ना। तो ये जो मतलब पेनक्रियास से सिक्रेट होने वाले आंत रस है, ये 3 तरह के इंजाइम्स छोड़ते हैं और ये इंजाइम्स किस तरह से इस पे इन तीनों न्यूट्रिएंट्स पे काम करता है और ये किस तरह से बदलता है, ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये देखिए, अभी तक हम किस चीज को पढ़ रहे थे, अभी तक हम इस चीज मतलब हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक डाइजेशंस को ही पढ़ रहे थे, है ना, इंजेशंस डाइजेशंस। अब कहां चलेंगे, अब पूरी तरह से भोजन पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है। डाइजेशन हो जाने के बाद कहां जाएंगे ये, तो अब अब्जॉर्प्शन की क्रिया है, अब्जॉर्प्शन का काम कहां होगा, तो अब्जॉर्प्शन का काम हो जाएगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे निचले हिस्से, इलियम वाले हिस्से में, है ना, याद है ना। इलियम वाले हिस्सों में क्या होता है, तो इलियम उसमें कई सारे बहुत सारे उंगलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, उंगलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। और विलाय में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज रहती है, ब्लड कैपिलरीज जुड़ी हुई रहती है। सपोज करिए कि ये उंगलीनुमा संरचना, ये उंगलीनुमा संरचना है, तो ये ऐसे है, तो इसके अंदर से कई सारे ऐसे ब्लड कैपिलरीज गुजरती रहती है, ऐसे करके ये इससे बहुत सारे गुजरती है। और वो ब्लड कैपिलरीज किससे जुड़ जाती है, वो ब्लड वेन्स से जुड़ जाती है ना, वेन्स से जुड़ जाती है। तो वो क्या करती है, वहां से इस फूड्स को जो न्यूट्रिएंट्स है उसको और अब्सॉर्ब कर लेती है, अवशोषित करके वो कहां भेज देती है, ब्लड में भेज देती है ना। और वहां ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, तो एसिमिलेशन की प्रक्रिया, अब्जॉर्प्शन समझ में आ गई। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो फूड्स है उस फूड से ऊर्जा प्राप्त करना, उस ऊर्जा से क्या है, अपने बॉडी को ग्रोथ करवाना, यही क्या है, एसिमिलेशन है। तो अब क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन की प्रक्रिया, एसिमिलेशन। तो आगे ऊपर की चीजें मिटाओ, तब तक इस चीज को नोट कर लीजिए, है ना। देखिए फिर हम आपको एसिमिलेशन की प्रोसेस को समझाऊंगा। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एसिमिलेशन, है ना।
एब्जॉर्प्शन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद भोजन क्या होता है, वो जब भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, कहां से, छोटी आंत से, तो छोटी आंत से अवशोषित करने के बाद वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड क्या करती है, इसको पूरे ऑर्गन्स में फैला देती है, पूरे ऑर्गन्स में फैला देती है। ऑर्गन्स के सेल में ये जब भोजन पहुंचती है, वहां पे क्या होता है, भोजन, ये जो भोजन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वो उसको और भी ज्यादा तोड़ना पड़ता है, और भी ज्यादा तोड़ने का मतलब ये क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन के वजह से भोजन और टूटती है, जो ऊर्जा होती है, वो एटीपी के फॉर्म में होती है, उससे हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है। ये जो हम पचा लेने के बाद जो शरीर होता है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हमारे शरीर, है ना। वो क्या होता है, तो ये इस एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को क्या करते हैं, तो ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे लीवर में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। यही क्या है, तो सबसे पहले देखिए एसिमिलेशन क्या होता है, तो जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड कहां जाता है, तो हमारे पूरे क्या होता है, तो ऑल पार्ट्स में चला जाता है, और किसके थ्रू, from blood where it becomes assimilated as the part as the cell, मतलब वो assimilated स्वांगीकृत होकर कहां चली जाती है, कोशिका में चली जाती है ना। कोशिका में जाने के बाद वहां पे क्या होता है, उसका निमोचन होता है ना, वहां से उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त जो किया जाता है, तो स्वांगीकृत भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त एवं वृद्धि और मरम्मत के लिए किया जाता है, परंतु हमने आपको बोला द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन इन द सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, आवर बॉडी डज नॉट यूज इमीडिएटली, इट इज स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड ग्लाइकोजेन। मतलब जो हमारा सेल क्या करती है, जो अलग अलग हिस्सों में गई है, तो उसका इस्तेमाल वो फूड्स नहीं कर, मतलब उस फूड्स का इस्तेमाल हमारा बॉडी नहीं कर पाती है, तो उसको हम किस रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में क्या कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। तो याद रखिए इस वर्ड्स को, ये ग्लाइकोजेन कहां से, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहीं पे ग्लाइकोजेन का इस्तेमाल करेंगे। ग्लाइकोजेन हम बार बार ये फूड्स को हम लेकर के नहीं आएंगे वो अवशोषित वाले, सीधे जब हम बोल देंगे ग्लाइकोजेन, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टोर्ड किया हुआ फूड है, जो अभी बन करके ताजा ताजा क्या हुआ है, वो बन करके हर एक के थाली में पहुंचाई है, हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचाई है, मतलब थाली में परोसाई गया है, लेकिन उसको खा नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी उसको और भी जलाना, और भी क्या करना है तो ग्लाइकोजेन के रूप में याद रखिए ग्लाइकोजेन, है ना। उसके बाद हो जाता है इजेशन। देखिए ये सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या ये तो ब्लड पहुंच गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब यहाँ पे मतलब जो फूड था उसको तो अवशोषित कर लिया गया, है ना, अब्जॉर्प्शन कर लिया गया, लेकिन अब्जॉर्ब करने के बाद क्या सारे के सारे अब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्या नहीं। जैसे आप गन्ने के मतलब जूस के दुकान पे गए होंगे, तो जब गन्ने मशीन में डाला जाता है तो क्या होता है, उससे रस निकाल दी जाती है और उसका वेस्ट मटेरियल फेंक दी जाती है। तो ये जो जितने भी चीजें खाते हैं तो उससे रस निकाला जाता है, तो ये रस निकाल करके क्या करता है, वो विलाय इस ब्लड कैपिलरीज को दे देता है, वो ब्लड में लेकर चला जाता है। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या, तो वो कहां चली जाती है, वो यहां से चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बड़ी आंत में पानियों का अवशोषण, जल, उस फूड में जितना भी जल होगा उस जल को अवशोषित कर लिया जाएगा, और वो जल कहां चली जाएगी, फिर वो यूरेथ्रा से बाहर निकलती है ना। देखिए तो यहां से ये जल का अवशोषण हो जाएगी, और जल का अवशोषण होने के बाद जो हमारा वो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो अनडाइजेस्टेड फूड कैसा हो जाता है, बिकम इट सॉलिड, यस सॉलिड हो जाती है। और सॉलिड होने के बाद ये और भी ज्यादा ये यहाँ पे आकर के ये कहाँ आ जाती है, ये जमा हो जाती है रेक्टम में, ये रेक्टम में जमा होती रहती है। जब वो रेक्टम ये भर जाती है तो ऑटोमेटिक ये प्रेशर सी बनती है, और ये आपको ये एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। ये था इजेशन, ये क्या था, इजेशन, है ना। देखिए बच्चों एक चीज और समझ लीजिए, इजेशन जो है यहाँ पर रेक्टम, ये बहुत जो बच्चे या जो लोग ये जो वेस्ट मटेरियल को टाइमली बाहर नहीं निकालते हैं। वेस्ट मटेरियल क्या होता है, एक तरह से अब वो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एक तरह से खराब चीजें है। अब खराब चीजों को आप कहीं पे भी लेके रखे रहिएगा तो वहां पे क्या करेंगे, और गंदगी फैलाएगी। तो ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बनते रहता है उसको बाहर फेंकते रहिए, बनता रहता है उसको बाहर फेंकते रहिए, मतलब रेगुलर नहीं, एक टाइम
ऑफ इंटरवल में उसको फेंकते रहिए बाहर। अगर उसको आप यहाँ पे स्टोर करने की कोशिश करिएगा, लंबे समय तक स्टोर करिएगा, तो क्या करेगा, उस पार्ट्स को इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। अब याद कर, मान लीजिए कि यहाँ पे ये घाव हो चुका है ना, अगर यहाँ पे ये घाव हो चुका है तो अगर ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट्स को फुला देगी कि नहीं फुला देगी। इस पार्ट्स पे अगर आपको घाव हो चुका है या कट चुका है तो इस ये पार्ट्स को क्या सॉइलिंग से आ जाएगी। तो सेम इसी ढंग से अगर यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड मतलब वेस्ट मटेरियल रखा हो, उसको साफ नहीं कर रहे हैं, वो तो गंदगी है, तो गंदगी है तो अगर यहाँ पर रखिएगा तो वो क्या चीज करेगी, खराबी करेगी, तो वहां पे स्वाइलिंग आएगी। स्वाइलिंग करने से इस वाले ऑर्गेन का जो कुछ मांस है, मसल्स है, वो बाहर निकल जाती है। वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसे हम रोग कहते हैं। एक मतलब क्या होता है, एक रोग कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पाइल्स की बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइल्स की बीमारी, है ना, पाइल्स की। तो ये तो एक इसका पाइल्स होने का एकमात्र कारण ये नहीं है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड को टाइमली नहीं निकालना, है ना, सिर्फ यही कारण नहीं है। ये मसाले पे भी निर्भर करता है, खान पान में भी निर्भर करता है, लेकिन एक कारण ये हो सकती है कि आपने अनडाइजेस्टेड फूड को टाइमली नहीं निकाले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं निकालते हैं ना, एकदम लसिया बसिया देते हैं। तो जो लसिया बसिया देते हैं तो उसमें ज्यादा संभावना है कि वो पाइल्स वाली बीमारी हो जाए, है ना। क्या चीजें समझ में आ गई क्या आप लोगों को, कि एसिमिलेशन, कि पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, मैंने आपको इस चीजों को समझाने की पूर्णतः कोशिश किया। और देखिए मुझे कितना समय हो गया, अब लगभग 5:15 हो गया, 5:15 हो गया वीडियो रिकॉर्ड करते करते, ठीक ना। तो इस तरह से अगर आप लोगों को मतलब ये समझ में आ गई होगी तो एक बार बढ़िया से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का आदर करिएगा और शिक्षा को समय दीजिएगा। राधे राधे।